और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कीर्तन शाह भी हमारे साथ अब हैं। बहुत बहुत स्वागत कीर्तन आपका। यहाँ पर जो सवाल मैंने अभी आदित्य से पूछा, हम चर्चा यही कर रहे हैं कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड में हम देख रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डेट म्यूचुअल फंड से पैसा निकलता जा रहा है। दूसरी तरफ मैं यही सवाल जो अभी आदित्य से पूछा उसी को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछूंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, डेट से निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आने वाले समय में डेट फंड्स जो है वो बेहतर करते दिखाई देंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहां से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में अब एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, दूसरे आपके क्वेश्चन का आंसर पहले दूंगा शायद, क्योंकि फर्स्ट वाले का आदित्य जी ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। डेट म्यूचुअल फंड्स में होता ये है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें टेम्पररीली मार्क टू मार्केट लॉस आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समय लेके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए आप आज एक 3 साल की फिक्स्ड डिपॉज़िट में पैसा निवेश कर देते हैं 6% पे, तो होता ये है कि आपको हर साल 6% मिलेगा अगले 3 सालों तक। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा, जैसे आज की सिचुएशन है, तो भी आपको अगले 3 सालों तक 6 ही परसेंट मिलेगा, क्योंकि आपने 6% की फिक्स्ड डिपॉज़िट ली है। तो इसलिए बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड डिपॉज़िट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए थोड़े से नेगेटिव होते हैं मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाता है, पर आपको अभी भी वो पिछला वाला कम 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जबकि नई एफडी करने वालों को 6 से ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में मार्क टू मार्केट टेम्पररीली एक लॉस दिखाई देता है। इसीलिए अगर जो एक्सपेक्टेशन है कि जैसे आरबीआई ने अभी 40 बेसिस पॉइंट्स रेपो बढ़ाया था और शायद एफआई 22 में और 100 बेसिस पॉइंट रेपो बढ़ा देंगे, तो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स में फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अगर छोटे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आपको लोअर एंड ऑफ द कर्व में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब आप लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स या मैक्सिमम मनी मार्केट फंड्स जैसे फंड्स में निवेश कीजिए, क्योंकि ये जो फंड्स है वो सीपी-सीडी जैसे प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 2 महीने से लेकर 3 महीने तक होती है। तो जैसे ही दूसरे तीसरे महीने में इसकी मैच्योरिटी आ जाती है और उसको रीडिप्लॉय करने की कोशिश की जाती है, तो उस पे बढ़ा हुआ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का अगर फ़ायदा लेना है, तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स में या इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जून में अब जो पॉलिसी आने वाली है, जिसमें जब रेट्स बढ़ जाएँगे, तो क्योंकि मार्केट में एंटिसिपेशन ये है कि रेट्स बहुत बढ़ने वाले हैं, इसलिए यील्ड कर्व में ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने बाद जब आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी और एक रेट हाइक हो जाएगा, तब 3 से 5 साल वाले निवेशक जो 3 से 5 साल का एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में आ रहे डेट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो मेरे हिसाब से मीडियम टर्म फंड्स में, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स जिसे कैसे कहते हैं, उसमें थोड़ा-सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आज आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बारबेल स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। आपके पास अगर ₹100 है, तो ₹50 मनी मार्केट, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जैसे फंड्स में लगाइए और 50% पैसे मीडियम ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में लगाएँ। अगर इस स्ट्रैटेजी को आप 3 से 5 साल तक होल्ड करके रखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज फिक्स्ड इनकम में बने रहने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए, आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे ही दिया कीर्तन, क्योंकि मैं यही पूछने वाला था आपसे कि ऐसी सिचुएशन में अब करना क्या चाहिए। तो स्ट्रैटेजी आपके सामने है। कीर्तन ने आपको साफ साफ बताया कि आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस गिवन सिचुएशन में। मेरे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। एक बार फिर आपको नंबर अपना बता दें जहाँ पर आप हमें फ़ोन करके और माफ़ कीजिए व्हाट्सएप करके आप हमें मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9619873567। आप व्हाट्सएप पे अपने सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो बनाकर भी हमें ये सवाल भेज सकते हैं। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। स्वागत है एक बार फिर आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अब वक्त हो गया है सवाल जवाब शुरू करने का। तो हमें अनिल ने अपना सवाल भेजा है और उन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है। उनके पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप फंड है, करीब 5000 का निवेश वो कर रहे हैं। डीएसपी मिड कैप है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप,
SBI बैलेंस एडवांटेज, ये सारे फंड्स हैं, इनमें 5 फंड्स हैं करीब, इसमें 25,000 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इनका जो प्लान है वो ये है कि रेगुलर इनकम ये चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र करीब करीब 50 साल की है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनका पोर्टफोलियो ठीक है और SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए ये रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो क्या इनका पोर्टफोलियो उस हिसाब से सही है? कीर्तन जी, आपको क्या लगता है, ये पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के हिसाब से सही है? और क्या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो उनका टारगेट है आने वाले समय में वो अचीव कर पाएंगे, उसके लिए ये पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने जो एज प्रोफाइल डिस्कस किया उसके हिसाब से तकरीबन 11-12 साल और रिटायरमेंट के लिए है। ये काफ़ी समय है इक्विटी में इन्वेस्टेड रहने के लिए। पर अगर मैं इनका पोर्टफोलियो थोड़ा-सा डीप डाइव करूँ तो 3 पैरामीटर्स पे स्टॉक्स का ओवरलैप, रिस्क लेने के सामने कितना रिटर्न दिया है और उन्हें जितने समय के लिए निवेश करने हैं उस हिसाब से रिस्क प्रोफाइल के चलते मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें 2 फंड्स में चेंज लाना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें डीएसपी मिड कैप और एसबीआई बैलेंस फंड, ये दोनों एग्जिट कर देना चाहिए। बाकी के जो उनके 3 फंड्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप, परक पारेख फ्लेक्सी कैप और मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, ये 3 फंड्स को रखना चाहिए और इसके साथ एक कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड ऐड कर देना चाहिए। तो जब ये 4 फंड्स अपने एक्सिस ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग, परक पारेख और मिरा एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप, ये चारों फंड्स को एक साथ में देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फंड्स में ओवरलैप बहुत कम है। उनका काफ़ी अच्छा एक बैलेंस हो जाएगा लार्ज कैप, मिड कैप के बीच में। और थोड़ा-सा जभी भी पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग अलाउ किया जाएगा, तो वो थोड़ा-सा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उनका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हुआ इनके फंड्स के बारे में। अब इन्होंने जब ये क्वेश्चन भेजा था तो उन्होंने स्पेसिफाई किया है टिपिकली कि उनको एक एसडब्ल्यूपी चाहिए, उसके लिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का निवेश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अनिल जी, आपको ये समझना पड़ेगा मेरे हिसाब से अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ये कैटेगरी रिटायरमेंट के बाद एसडब्ल्यू के लिए बिल्कुल ही नहीं बनी हुई है। आपको किसी भी हाइब्रिड फंड में या इक्विटी फंड में मेरे हिसाब से रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट एसडब्ल्यूपी है। क्योंकि होता ये है कि आप किसी भी फंड में निवेश करेंगे जिसमें इक्विटी का कंपोनेंट है, तो इक्विटी मार्केट के चलते ये फंड की वैल्यू ऊपर नीचे होएगी। तो मान लीजिए अगर मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं तो ये फंड की वैल्यू गिर जाएगी, पर आपका एसडब्ल्यूपी हर महीने निकलते जाएगा। इससे हो ये सकता है कि शायद आप अपने कैपिटल में डिप कर ले, क्योंकि आपको हर महीना कैश फ्लो चाहिए। तो मेरी सलाह आपसे ये होगी कि अग्रेसिव हाइब्रिड को ना देखकर रिटायरमेंट के बाद डेट फंड में निवेश कीजिए एक एसडब्ल्यूपी करने के लिए। और उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही कॉर्पस इन्वेस्ट करेंगे, तुरंत ही एसडब्ल्यूपी मत चालू कीजिए। कॉर्पस इन्वेस्ट करने के बाद उसे 1 साल, 1.5 साल तक थोड़ा-सा स्टेबल होने दीजिए, ग्रो होने दीजिए, जिसके बाद आप उसमें से एसडब्ल्यूपी करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक आपका कैपिटल कभी भी डिप नहीं होगा। जी। चलिए, तो ये अच्छी सलाह यहाँ पर अनिल जी को मिली है, और वो ये कि नंबर 1, एक तो पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत बदलाव की ज़रूरत है, वो आप कर सकते हैं। आप डीएसपी मिड कैप और एसबीआई बैलेंस फंड जो है उसको निकाल दें, आप कुछ जगह कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड को शामिल कर सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर दी है। और बहुत अच्छी बात जो आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी के बारे में पूछी थी, वो ये कि हाइब्रिड फंड जो है उसका जवाब नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए कि आप उसको 1 या 2 साल पहले किसी डेट फंड में डालें, और वहां से उसके बाद धीरे धीरे जब आप निवेश अपना निकालेंगे तब आपको फायदा होगा। ये बेहतर सिचुएशन दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ विवेक यादव जी जुड़ रहे हैं। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ। वाह, हिमाचल प्रदेश, यानी मौसम आपके यहाँ अच्छा ही होगा अभी फिलहाल। बहुत बहुत अच्छा है सर। बताइए विवेक जी, क्या सवाल है आपका? मुझे अपने ना जो एसआईपी मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका रिव्यू करना था कि वो पोर्टफोलियो सही है या नहीं, या उसमें कोई चेंजेस तो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिलहाल? अभी मेरा 20,000 पर मंथ का है। ओके। और 5 उसमें स्कीम्स हैं। ओके। हाँ, और जो मेरा अभी एज है 33 है, और मैं 22 ईयर्स तक इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 22 इयर्स तक कर सकते हैं आप इन्वेस्ट? ओके, कर सकते हैं हाँ, विद द सेम। तो इसमें आपका कोई प्लान है कि आप अपना एसआईपी कुछ बढ़ाएंगे आने वाले समय में? आपने ये तय किया हुआ है कि आप कौन से गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? किया हुआ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
तो बट कितना बढ़ाएंगे वो तो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बढ़ाने ठीक है। का रखा हुआ है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी और वो जी। होगा तो 3 साल में रिव्यू करते रहेंगे ये इस सारा अमाउंट आप को। रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं? एक एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं और एक उसके रिटायरमेंट के लिए। ओके, एजुकेशन के लिए भी और रिटायरमेंट के लिए भी, ये दो। रिटायरमेंट के लिए भी जी। जी। तो जो गोल है मेरा वो बच्चे के एजुकेशन का है, जो कि 16 इयर्स में रिक्वायरमेंट रहेगी 35 लाख के अराउंड की। ओके, 35 और लाख। ओके, ठीक है। चलिए, आदित्य जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आदित्य जी, बच्चे की एजुकेशन और रिटायरमेंट, ये दो गोल हैं। यहाँ पर करीब 20,000 रुपये की SIP चल रही है और करीब करीब 20-22 साल तक और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल इंक्रीज भी करेंगे जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे। जो फंड्स इन्होंने भेजे हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। SBI स्मॉल कैप फंड्स हैं, SBI कॉन्ट्रा है, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और IDFC स्टर्लिंग वैल्यू। इन सब में ये 4-4 हज़ार रुपये की SIP कर रहे हैं। आपको लगता है कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो ठीक है और जो इन्वेस्टमेंट इनके गोल्स हैं वो मीट हो पाएंगे समय से? सबसे पहली बात तो कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा इन्वेस्टर को कि 33 साल की उम्र में ही वो संभल जा रहे हैं और 22 साल की कंपाउंडिंग अभी उनके पास है। अगर वो डिसिप्लिन्ड वे और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर मैं 10 से 12% का रिटर्न मानूं, जो कि नॉमिनल रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू मिल सकता है, वहां पे इनके दोनों ही गोल्स, अपने बच्चे की एजुकेशन और रिटायरमेंट, अचीव हो सकते हैं। जस्ट अचीव हो सकते हैं। मेरी सलाह ये होगी कि जस्ट अचीव मत कीजिए, अपनी SIP को मिनिमम 10% बढ़ाते रहिए ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। जो आपके पैसे हैं, जो आपका गोल है और आपके पास जो पैसे होंगे इन टाइमलाइंस के ऊपर। सो पॉइंट नंबर 1, कंपाउंडिंग के लिए 22 साल बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, SIP को 10% से हर साल बढ़ाते रहिए। तीसरी बात ये, इन्वेस्टर का टाइम होराइजन जो है वो 20 से 22 साल का है, तो थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर्ली। उनके पोर्टफोलियो को रियलाइन करने के लिए मैंने कुछ सलाह दी है, जैसे कि वो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, SBI स्मॉल कैप में 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 में 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ELSS फंड की जरूरत है उन्हें, तो वो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में कंटिन्यू रह सकते हैं और मोतीलाल नैस्डैक 100 में भी वो कंटिन्यू रह सकते हैं 4,000 रुपए के साथ। एक्सिस के कुछ फंड्स में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट हम वेट एंड वॉच करेंगे कि वहां पे उन डेवलपमेंट्स कैसे आगे प्रोसीड करती है, फिर ही कुछ कॉल लेंगे। अभी हमें ऐसा नहीं लगता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो इन 5 फंड्स में आप SIP कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, आपका गोल आपके पास आ जाएगा और SIP को 10% से मिनिमम बढ़ाइए हर साल, ताकि आपके गोल और आपके पास जो पैसे हो उसमें वाइड डिफरेंस हो और आपके पास ज्यादा ही पैसे रहे। करेक्ट विवेक जी, तो आपके लिए सलाह बहुत साफ है कि नंबर 1 तो ये कि जो आपने गोल्स रखे हैं और जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं हर महीने, वो आपके गोल को अचीव कर लेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गोल अचीव करना ही काफ़ी नहीं होता है। आपको उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल बढ़ाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। ऐसा आपने भी कहा अभी कि आप धीरे धीरे जो है वो अपनी EMI SIP बढ़ा सकते हैं। तो उसका रूल फॉलो कर सकते हैं कि जितना पैसा आप अभी लगा रहे हैं अगले साल आप 10% ज़्यादा लगाएं। 10% करके आप अगर इंक्रीमेंटल वे में अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो आपका कॉर्पस धीरे धीरे, जो आपका जो अंत में जो पैसा बनेगा वो बढ़ता जाएगा। ये पहली बात है। और जो आपने पूछा कि फंड में बदलाव की ज़रूरत है, तो यहाँ पर कुछ सुझाव दिए हैं आपके लिए। पराग पारेख फ्लेक्सी फंड में आप लगा सकते हैं पैसा, SBI स्मॉल कैप में आप लगा सकते हैं, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगा सकते हैं। बाकी जो फंड्स हैं आपके एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और मोतीलाल नैस्डैक, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो है वो आपका थोड़ा बैलेंस्ड भी हो जाएगा। लॉन्ग रन में आपका जो गोल है वो अचीव होता दिखाई दे रहा है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप अपना गोल जो है वो समय से पूरा कर लें। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, राजीव शुक्ला जी। राजीव जी नमस्कार। सर नमस्कार। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर पहले तो कंग्रेचुलेशन कि आपने मेरा क्वेश्चन जो है इस पे सेलेक्ट किया। और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ फंड्स चला रखे हैं और कुछ 15 साल से चला रखे हैं, उसमें मुझे कुछ ज्यादा रिटर्न्स मुझे नहीं मिल रहा है। तो आई वांट टू नो सर कि मुझे कैन सजेस्ट करिए मेरे फंड ठीक हैं या नहीं। मेरा गोल ये है कि मैं रिटायरमेंट के आसपास करीब 2 करोड़ का कॉर्पस का सोच रहा हूँ सर, बिकॉज मैं एक प्राइवेट उसमें जॉब करता हूँ। करेक्ट।
ओके, 2 करोड़ का कॉर्पस है और आप 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रफली आप हर महीने कितने की एसआईपी करते हैं सर राजीव जी? मैंने HDFC टॉप 100 पे करीब 5000 हमारा चल रहा है करीब। इसमें मैंने अगर देखा जाए तो 12 लाख के आसपास किया होगा और 25 लाख के आसपास आज इसकी वैल्यू है। ओके, और तो ये तो फंड मतलब अच्छा कर रहा है 20 आपके लिए। टोटल आपकी जो एसआईपी है इस समय हर महीने वो कितनी है? सर इस समय जो मेरी SIP करीब 21,000 की जा रही है सर, ये म्यूचुअल फंड में। और कुछ हमारा 21,000 PPF में भी वो इन्वेस्टमेंट होता है जी। करेक्ट, 21,000 की आपकी एसआईपी है। और आपने जो फंड के नाम हमें भेजे हैं, HDFC टॉप 100, HDFC लाइफ पेंशन सुपर, HDFC गोल्ड, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस फोकस्ड, CR इमर्जिंग इक्विटी, CR ब्लू चिप, SBI, काफ़ी सारे फंड्स दिख रहे हैं, ICICI प्रू, अलग अलग ग्रुप के तो ज़रूर हैं लेकिन फंड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पास। चलिए पता कर लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। कीर्तन, आपको लगता है कि जो फंड्स हैं, मैं देख रहा हूं कि काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अगर गिनने जाएं तो करीब 7-8 फंड्स हैं इनके पास और करीब करीब 21,000 की SIP ऑलरेडी कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। निवेश का जो लक्ष्य है वो है 2 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के आसपास तक, जो है करीब 49-50 साल की उम्र है। कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपको लगता है इनका पोर्टफोलियो सही है? आई थिंक जैसे आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है, इनके पास तकरीबन 10 अलग अलग स्कीम्स हैं, 4-5 AMCs में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर एक आई थिंक कॉमन जो मैं मिसकंसेप्शन देखता हूँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि जितनी ज़्यादा स्कीम्स ऐड करते जाएंगे पोर्टफोलियो में उतना डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होगा। पर ये मिथ है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक स्कीम में ही आप देखेंगे 40 से 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अगर आप 10 अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगा दोगे तो आप इमेजिन कीजिए कि आप तकरीबन निफ्टी 200 के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो और कुछ कुछ स्टॉक्स में आपका ओवर कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाएगा क्योंकि हर स्कीम में HDFC ट्विंस, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस जैसे स्टॉक्स आपको जनरली देखने मिलेंगे। तो सबसे पहली मेरी सलाह ये होगी राजीव जी से कि आप अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कीजिए। 10 स्कीम्स या उससे ज़्यादा स्कीम्स में पैसा रखने से ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता। मेरे हिसाब से कंसंट्रेशन रिस्क इन पोर्टफोलियोज में और बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले तो कंसोलिडेट कीजिए पोर्टफोलियो। दूसरी चीज़, कंग्रेचुलेशंस कि आप 12-15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग का इफेक्ट और एडवांटेज देखा हुआ है और मैं काफ़ी कंफर्टेबली ये कह सकता हूँ कि अगले 10-11 साल आप और भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी 15 साल कंटिन्यू किया हुआ है। और आप जितने पैसे निवेश कर रहे हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पिछले 15 साल 12 साल का आपका इन्वेस्टमेंट और उस पर रिटर्न गिनूँ और अगले 10-11 साल का निवेश 21,000 पे गिनूँ तो आपका लक्ष्य अप्रॉक्सीमेटली मीट हो जाएगा, वो इशू नहीं है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके फंड्स 2018 के पहले जो इन्वेस्टेड है उनकी ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, राइट? क्योंकि सेबी का नया रूल आया था जिसकी वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए। तो मुझे नहीं पता कि आपको ये नए वाले ऑब्जेक्टिव्स क्या है फंड के, वो पता है और उसके बाद आप इन्वेस्टेड है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 4-5 फंड्स का एक पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपका HDFC गोल्ड फंड कंटिन्यू कीजिए, एक्सिस ब्लू चिप कंटिन्यू कीजिए, कैनरा इमर्जिंग कंटिन्यू कीजिए, SBI फोकस कंटिन्यू कीजिए और बाकी सब फंड्स में से एग्जिट करके जो भी पैसा मिले वो मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप में एक लिमिट जब तक अवेलेबल है उस लिमिट में पैसा वहां डालकर SIP वहां चालू कीजिए। करेक्ट, तो बहुत अच्छा। यहाँ पर 2 पार्ट में जवाब है आपके लिए राजीव जी। पहली बात तो ये कि आप जो है आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत ज़्यादा फंड्स हैं। उतने सारे फंड्स का जो पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है, ओवरलैप बहुत होता है एक ही, क्योंकि हो सकता है कि एक जैसा फंड हो 2 अलग अलग कंपनियों का और आपने वो ले रखा है तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा कुछ होता नहीं है। ज़रूरत यह है कि आप कम फंड रखें, अच्छे फंड्स में पैसा लगाएं और नियमित रूप से पैसा लगाते रहें। तो सबसे अच्छे यहाँ पर जो सुझाव दिए गए हैं, तो पहला तो ये बात हुई। दूसरा ये कि अब आपको कौन से फंड में पैसा लगाना है, तो ये 2-4 फंड के नाम बताए गए हैं आपको, HDFC गोल्ड, एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा इमर्जिंग इक्विटीज, SBI फोकस्ड और मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप। ये जो फंड्स हैं इनमें आप अपना पैसा फोकस करके रखेंगे तो आपको रिटर्न अच्छे मिलने की उम्मीद है। आपके पास समय भी अभी है क्योंकि आपने बताया कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो समय भी है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर आप प्लान करके चलेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को तो सबसे अच्छा फायदा आपको मिलेगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और दर्शक को शामिल करते हैं। रोनित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोनित नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं आप? जी जी बढ़िया सर। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा एज है 32 ईयर्स। फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स मैं सर इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 6000 और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 में 4000, इसके अलावा एनपीएस में 5000। ये मैं पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा लास्ट ईयर से मैं एक्सिस ब्लू चिप में 5000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है और लास्ट मंथ से अप्रैल से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 8000 एंड एसबीआई कॉन्ट्रा में 4000 ये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो टोटल कितनी अमाउंट हो जाती है आपकी हर महीने की करीब? ये सर 32,000 की। जी ओके। सर मेरा जो गोल्स हैं वो नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे 8 लाख चाहिए एक कार के लिए। 10 इयर्स में 50 लाख मुझे चाहिए होम लोन का ये करने के लिए, अपना एक घर लेने के लिए। और 15 इयर्स में 60 लाख चाहिए बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए। और अपने रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़। ये मेरा रिटायरमेंट कब तक आपने प्लान किया हुआ है अपना? 60 इयर्स में। ओके, यहाँ से अगर काउंट करें तो कितने साल हुए? ठीक है, चलिए 28 इयर्स। जी जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था अभी जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये फंड्स का मेरा सिलेक्शन सही है क्या, और मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए? ओके, चलिए आदित्य हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आदित्य, 5 साल में 8 लाख की ज़रूरत है गाड़ी के लिए, 10 साल में 50 लाख की ज़रूरत है घर के लिए, 15 साल में बच्चों के एजुकेशन के लिए 60 लाख और रिटायरमेंट के लिए 6 करोड़। इस समय जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो करीब 32,000 रुपये का चल रहा है। आपको लगता है ये गोल जो है वो अचीवेबल है? देखिए, रिटायरमेंट की तरफ से जो 6 करोड़ रुपए बोल रहे हैं वो हो सकता है शायद वो अचीव ना कर पाए, क्योंकि वो हर रेगुलर इंटरवल पे अपने कॉर्पस को डिप्लीट करते जा रहे हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे एक्यूमुलेट करने हैं तो अगेन वही बात रहेगी, या तो अपने टाइम होराइजन को आगे बढ़ाइए या तो फिर अपने एसआईपी को 10% से मिनिमम बढ़ाते रहिए। 10% कोई बेंचमार्क नहीं है, आप 20% से भी बढ़ा सकते हैं। आपकी सेविंग्स कितनी होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये बात रहेगी, सिंस इन्वेस्टर का जो टाइम होराइजन है वो बहुत लंबा है, पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा इन्वेस्टर को कि वो इतने यंग एज पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। और दूसरी बात, टाइम होराइजन लंबा है तो वो आप स्मॉल कैप फंड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। आप डीएसपी के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ अमाउंट, बाकी आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर जो है वो नियर टर्म के अच्छे परफॉर्मिंग फंड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। फंड्स आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म करते रहते हैं। आप इन फंड्स को मिनिमम 10 से 15 साल की एसआईपी कीजिए, तभी ही आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। नियर टर्म में आउट परफॉर्मिंग फंड्स को चूज करने की कोशिश मत कीजिए। अच्छे फंड मैनेजर्स, फॉर एग्जांपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, हो सकता है जैसे जैसे उनका एयूएम और भी बढ़ता जाएगा हो सकता है वो नियर टर्म में अंडर परफॉर्म करें, बट कोई बात नहीं, आप उनमें कंटिन्यू कीजिए एसआईपी, क्योंकि फंड मैनेजर जो है वो बहुत अच्छा है, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से आप ध्यान रख के इन्वेस्ट कीजिए। नियर टर्म में अच्छे फंड मैनेजर्स, आउट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर्स की तरफ मत भागिए। कंसिस्टेंटली 10 से 15 साल की एसआईपी कीजिए, तो हो सकता है आप अपने गोल की तरफ रीच कर पाए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर बहुत क्लियर है कि कंसिस्टेंटली आप जो है निवेश करें तो वो बेहतर रहेगा। एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखिए। एक फंड सजेस्ट किया गया, आपके पास समय है अभी क्योंकि कुछ लंबे समय तक के लिए आप निवेश कर रहे हैं, इसलिए डीएसपी स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाकी आपका पोर्टफोलियो जो है वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। चलिए, वक्त हो गया है शो में हमारे दोनों मेहमानों से ये जानने का कि वो अब दर्शकों को और निवेशकों को कौन सा गुरु मंत्र देने वाले हैं आज। कीर्तन, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए आज दर्शकों के लिए क्या गुरु मंत्र लाए हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन वॉलेटाइल मार्केट्स में जब रोज ऊपर नीचे मार्केट्स गिर रहा है, बहुत सारे लोग आकर निवेशकों को सलाह देंगे, ज़्यादा खरीदो, कम खरीदो, बेच दो। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे बहुत ही पुराना सेइंग है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ये इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए।
मुझे नहीं लगता कोई भी है जो मार्केट को सही तरीके से टाइम कर पाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि जब भी मार्केट गिरे आपको 10% नीचे मिले, जो साल में एक बार ज़रूर मिलता है। निवेशक के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा वो पैसा उस समय मार्केट गिरे हुए पे निवेश कर दे और जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सके उतना रहे। सो टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। बहुत बढ़िया बात आपने कही, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ये मत देखिए कि बाजार अब गिर रहा है, अब मैं एसआईपी की तरफ बढ़ जाता हूं या एसआईपी बंद कर देता हूं। कई लोग चिंता की वजह से एसआईपी बंद भी कर देते हैं। बाजार को देखकर अपनी निवेश की रणनीति न बनाएं। आपकी रणनीति बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपके पास गोल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने लंबे समय के लिए किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए नियमित रूप से बाजार में पैसे लगाते रहिए और लंबे समय के लिए रखिए। टाइम दीजिए बाजार को, टाइमिंग के चक्कर में मत पड़िए। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, बताइए क्या है आज आपका गुरु मंत्र? जैसे वॉरेन बफे कहते हैं, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके 10 से 15-20 साल रख सकते हैं अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप देखेंगे कंपाउंडिंग पे आउट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 25,000 की एसआईपी हर महीने करते हैं और आप 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं, तो 10 साल में आपके पास 75 लाख के आसपास होंगे। पर वही पैसा अगर आप 20 साल तक रखेंगे तो वो पैसा 2 करोड़ के आसपास तक हो जाएगा। तो पैसे के ऊपर पैसा जो कमाते हैं उसको कंपाउंडिंग कहते हैं और जितनी ज्यादा देर तक आप इसको करेंगे उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा और आपके पास पैसे ज्यादा होंगे। तो कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है और लंबी अवधि के लिए हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। छोटी अवधि के लिए कभी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि छोटी अवधि में किसी को भी पता नहीं होता कि क्या होता है। दोनों ही मेहमान यानी एक ही लाइन पर बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। ज़रूरी ये है कि आप जो है लंबे समय के लिए निवेश करें तो ही आपको फ़ायदा होगा। जो कंपाउंडिंग हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट में, उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप लंबे समय तक बाजार में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और कीर्तन, समय निकालकर आज हमारे साथ चर्चा भी करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। वक्त हो गया है इस कार्यक्रम को यहीं समेटने का। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ईटी राव स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।